हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। और ये इंपॉर्टेंट वीडियो है रिगार्डिंग यूजीसी गाइडलाइंस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, दैट इज एपीआई स्कोर इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। ये एक्चुअली मैं एक सब्सक्राइबर की डिमांड पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। उन्होंने बोला था कि सर, अगर हमारा जो है पीएचडी कंप्लीट हो गया है और मैं अब किसी कॉलेज में अप्लाई करना चाहती हूँ, तो किस तरीके से मेरा जो है एपीआई स्कोर कैलकुलेट होगा अगर मैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज में या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहती हूँ। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। So before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website, that is researchphd.in, और इसमें हम रेगुलर बेसिस पे एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आए थे कम्युनिकेशन के ऊपर। जो लोग नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर क्विज को जरूर दीजिएगा और पता चलेगा आपको कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लगा के तो अपन को याद हो गए हैं वो पीवाईक्यू, पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में अपन को पता चलता है कि हमारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो जैसे ही आप इस लिंक पे जाएंगे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है हमारी वेबसाइट का लिंक, और जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको जो है होम पेज नज़र आएगा, और होम पेज को जैसे जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे आपको क्विज नज़र आते जाएंगे और आप उससे अपनी परफॉर्मेंस को असेस कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड टेलीग्राम, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। सबसे पहले हम कॉलेजेस की बात करेंगे कि अगर आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर किसी कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो तो व्हाट विल बी योर academic performance indicator, that is API score। सबसे पहले तो मैं बात करूं यहाँ पे इन पैरामीटर्स की कि ये पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है, और इस पैरामीटर्स ये जो 5, एक्चुअली 5 नहीं, यहाँ पे 9 होने चाहिए, ये 9 पैरामीटर के बेसिस पे वो कैलकुलेशन किया जाएगा, एपीआई स्कोर का कैलकुलेशन किया जाएगा। तो फर्स्ट इज योर ग्रेजुएशन, देन पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, नेट विद जीआरएफ, नेट विदाउट जीआरएफ, रिसर्च पब्लिकेशन एंड टीचिंग एक्सपीरियंस। ये बहुत रीसेंट जो है अभी बहुत से जो मैक्सिमम जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ फॉलो कर रही हैं एपीआई स्कोर का कैलकुलेशन, वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, तो ध्यान से इसको सुनिएगा। सबसे पहले ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में अगर आपके 80% से अबव मार्क्स हैं तो 21 आपको स्कोर मिलेगा। 60 से 80% के बीच में है तो आपको 19 जो है स्कोर मिलेगा, और 55 से 60 के बीच में अगर आपका ग्रेजुएशन परसेंटेज है तो आपको 16 स्कोर मिलेगा। और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ लिखे हुए हैं क्योंकि 80 एंड अबव है, मैक्सिमम मार्क्स ग्रेजुएशन में आपको मिल सकते हैं 21। इसके बाद आ जाते हैं हम पोस्ट ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया आपका, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में आए। पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपके 80 एंड अबव हैं तो आपको 33 मार्क्स मिलेंगे। ये याद रखिएगा, यहाँ कॉलेजेस की बात हो रही है, डोंट फॉरगेट। अगर आप किसी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में या कोई प्राइवेट कॉलेज में, आजकल तो प्राइवेट कॉलेज भी एपीआई स्कोर पे सिलेक्शन करने लग गई हैं अपने असिस्टेंट प्रोफेसर्स का, तो हर जगह ये स्टैंडर्ड अपनाया जा रहा है। उसके बाद है 60 to 80% है अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में तो आपको मिलेंगे 30 मार्क्स, 30 स्कोर हो जाएगा आपका। और 55 से 60 के बीच में अगर आपका परसेंटेज है पोस्ट ग्रेजुएशन में तो आपको मिलेंगे 25 स्कोर। तो मैक्सिमम स्कोर हम सब जानते हैं 80 एंड अबव का है, तो 33 आपके हो जाएंगे यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर। इसके अलावा एमफिल, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए क्योंकि एमफिल अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है, पर स्टिल बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर एमफिल के फॉर्म निकल रहे हैं, एमफिल के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हो, अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हो तो उस केस में अब एमफिल मैंडेटरी नहीं है। मतलब एक मास्टर्स जिसके पास एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होगी वो भी डायरेक्टली क्या कर सकता है, पीएचडी में अप्लाई कर सकता है। पहले एमफिल वालों को प्राथमिकता दी जाती थी, प्रेफरेंस दी जाती थी, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है आफ्टर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इज इट क्लियर? तो एमफिल अगर आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, अपने सीवी रिज्यूम को अच्छा करना चाहते हो तो कोई इसमें बुराई नहीं है, आप बिल्कुल करिए इसको। और जो जब तक कोई ऐसा ठोस वो आ नहीं जाता, मतलब कोई नोटिफिकेशन की इस पर्टिकुलर डेट से डिसकंटिन्यू होने वाला एमफिल, तब तक एमफिल के फॉर्म्स जो है यूनिवर्सिटीज़ ना निकालती रहेगी। तो अगर आप कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो और अपने मास्टर्स ऑफ फिलॉसफी की हुई है तो आपको 7 मार्क्स मिलेंगे अगर आपके परसेंटेज एमफिल में 60 से 80 के बीच में है। और अगर आपका परसेंटेज 55 से 60 के बीच में है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पे डैश इसलिए कर दिया गया है बिकॉज ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो है चार्ट बनाया हुआ है कि एमफिल will be discontinued if or MPhil has no relevance if you are going for PhD।
राइट। इसका मैं बताता हूँ आगे जाकर के कि यहाँ डैश क्यों है। वैसे तो अगर सपोज आप सिर्फ और सिर्फ एमफिल कर रहे हो, आपको पीएचडी नहीं करना है, तो आपके एपीआई स्कोर में से यहाँ सिर्फ आपका एमफिल है, अभी आपका पीएचडी नहीं है, और देन यू आर अप्लाइंग फॉर अ कॉलेज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपके यहाँ पे सपोज आपके 60 से 80% है, तो आपके यहाँ पे 7 ऐड हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? आपने पीएचडी नहीं किया है पर एमफिल आप कर चुके हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि एमफिल को रेलेवेंस नहीं होगा, एमफिल का आपको स्कोर जो है काउंट होगा। और अगर सपोज 55 से 60 के बीच में है तो 5 काउंट हो जाएगा, और अगर सपोज 60 से 80 के बीच में है तो 7 काउंट हो जाएगा, अगर आपने पीएचडी नहीं की है तो। सपोज आपने पीएचडी भी कर ली है तो ये फिर इसका नो रेलिवेंस, फिर एमफिल का नो रेलिवेंस है, डायरेक्ट आप में 20 ऐड हो जाएगा, तब आप 7 या 5 स्कोर जो है वो क्लेम नहीं कर सकते हो। इज इट क्लियर? इफ यू आर गोइंग फॉर पीएचडी एट दैट टाइम एमफिल विल नॉट बी, द स्कोर ऑफ एमफिल विल नॉट बी कैलकुलेटेड। पीएचडी के 20 मार्क्स हैं अगर आप कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो तो एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। नेक्स्ट इज नेट विद जेआरएफ है, मतलब आपका जेआरएफ है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर नेट विदाउट जेआरएफ है तो यहाँ पे 8 पॉइंट्स मिलेंगे आपको। और यहाँ फिर डैश इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अगर आपका सपोज सिर्फ और सिर्फ नेट है तो आपको 8 पॉइंट्स यहाँ ऐड हो जाएंगे, तो ये 10 हट जाएगा आपका। इज इट क्लियर? और अगर सिर्फ और सिर्फ आपका जेआरएफ है, मतलब जेआरएफ सिर्फ मतलब नेट प्लस जेआरएफ है, तो यहाँ पे आपको 10 हो जाएंगे, तब ये 8 जो है ऐड नहीं होगा, मतलब डुअल कैलकुलेशन में ऐड नहीं होगा, बिकॉज ये 10 के अंदर ऑटोमेटिकली 8 क्या है, शामिल है। इज इट क्लियर? सिर्फ नेट हो 8 मिलेगा, जेआरएफ है मतलब नेट विद जेआरएफ है 10 मार्क्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसका, चलिए यहाँ तक तो आपका चल रहा है अकेडमिक, ये तो अकेडमिक की जरा ऐड करते हैं अपन। ये हो गया 21 + 33 + 20 + 10, तो ये हो गया आपका 84। इज इट क्लियर? मतलब अकेडमिक्स में आपको मिल रहे हैं 84, टोटल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 100 दिया हुआ है। इज इट क्लियर? अकेडमिक्स में आप 84 जो है 84 नंबर तक आप ले जा सकते हो। इज इट क्लियर? अब आ जाते हैं रिसर्च से रिलेटेड। रिसर्च में आपके पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है तो 2 ईयर पब्लिकेशन, 2 ईच पब्लिकेशन, ईयर नहीं सॉरी 2 ईच पब्लिकेशन, मतलब सपोज आपने 3 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हुए हैं तो उस केस में 3 × 2 हो जाएगा, विच मीन्स 6। सपोज सर मैंने अगर 5 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हुए हैं, और कहाँ पब्लिश करने हैं, यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल में पब्लिश करने हैं, कोई ऐसी वैसी जर्नल में आपको पब्लिश नहीं करने हैं, इट शुड बी अप्रूव्ड, यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल्स, तभी आपको ये जो है पॉइंट मिलेगा। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पीयर रिव्यूड को भी अलाउ कर देती हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और कॉलेज टू कॉलेज। इज इट क्लियर? बहुत से जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ होते हैं वो पीयर रिव्यूड जर्नल्स में अगर आपने रिसर्च पेपर अपना पब्लिश किया तो उसको भी कंसीडर करते हैं, पर बहुत सी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ यूजीसी अप्रूव्ड को ही जो है प्राथमिकता देती है। सपोज सर मैंने अगर 5 किए हुए हैं तो 2 × 5 आपके 10 नहीं हो जाएंगे, तब भी आपको मैक्सिमम मार्क्स 6 ही मिलेंगे। सर अगर मैंने 2 किए हुए हैं तो आपको मिल जाएंगे सीधे 4, 2 × 2 4। इज इट क्लियर? तो रिसर्च पब्लिकेशंस के हैं टोटल 6 मार्क्स, 3 पब्लिकेशंस आपके यूजीसी अप्रूव्ड में होने चाहिए पब्लिश्ड। टीचिंग एक्सपीरियंस अब कैसे आपको सर पब्लिश करना है, इन सब का रिसर्च पेपर का स्टेप बाय स्टेप गाइड मैंने बनाया हुआ है, नीचे लिस्ट आपको लिंक दिया हुआ है एमफिल पीएचडी का, वहाँ जाइए, लिंक पे क्लिक करिए, नीचे स्क्रॉल करिए, आपको एक वीडियो नज़र आएगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड टू मेक अ रिसर्च पेपर। उसको आप देखिए, आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और रिसर्च पेपर आपको कैसे बनाना है ये भी समझ में आ जाएगा। टीचिंग एक्सपीरियंस क्या है? पर ईयर, मतलब सपोज आपके पास, और ये टीचिंग एक्सपीरियंस कहाँ करना है, किसी प्राइवेट कॉलेज में, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं, इट शुड बी गवर्नमेंट। अगर आप किसी कॉलेज में ऑलरेडी पढ़ा रहे थे या गवर्नमेंट किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, मतलब इट शुड बी रिलेटेड टू गवर्नमेंट सेक्टर, तो 2 मार्क्स आपको मिलेंगे पर ईयर। सपोज आपने 3 साल पढ़ाया है तो आपको यहाँ 6 मिल जाएंगे मैक्सिमम। अगर सपोज आपने 10 साल पढ़ाया है तो आपको यहाँ 10 नंबर ही मिलेंगे, मतलब 10 × 2 20 नहीं मिल जाएंगे आपको, मैक्सिमम 5 ईयर्स, 5 × 2 = 10, तो टोटल यहाँ कितने हो गए 100। इज इट क्लियर? मतलब यहाँ पे 84 आपके हैं अकेडमिक्स के, रिसर्च एंड एक्सपीरियंस के कितने हैं 16, विच मीन्स इट इज़ 100। तो ये हो गया आपका क्राइटेरिया फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेजेस। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया है पूरा कि एपीआई स्कोर कॉलेज में अगर आप अप्लाई कर रहे हो एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर तो कैसे निकालना है आपको। नाउ यूनिवर्सिटीज़ आ जाते हैं। क्राइटेरिया इज एब्सोल्युटली सेम, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, नेट विद जेआरएफ, नेट विदाउट जेआरएफ, रिसर्च पब्लिकेशन एंड टीचिंग एक्सपीरियंस। अब यूनिवर्सिटी के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो यूनिवर्सिटी के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो, ग्रेजुएशन
में आपको अगर 80% या 80% से ज़्यादा है तो 15 मार्क्स मिलेंगे आपको, 15 आपको स्कोर मिलेगा। 60 से 80% के बीच में है ग्रेजुएशन में 13, 55 to 60 के बीच में है 10। तो मतलब मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल सकते हैं यहाँ पे 15, तो यहाँ लिख दिया हमने 15 ग्रेजुएशन में। नाउ पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में सपोज आपके 80 से ऊपर हैं तो 28 मार्क्स मिल रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। 60 से 80 के बीच में है 25 स्कोर आपका ऐड हो जाएगा, और सपोज 55 से 60 के बीच में है तो सिर्फ और सिर्फ 20 स्कोर ही ऐड होगा, मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे 28। नेक्स्ट इज एमफिल। एमफिल में सेम है जो कॉलेज लेवल पे था, 7 and 5, और डैश मैंने समझा दिया। डैश अगर आपने सपोज पीएचडी की हुई है तो एमफिल के मार्क्स कंसीडर नहीं होंगे। पीएचडी वहाँ 20 था, यहाँ कितना है 30, तो यहाँ पे आपको 30 मिल जाएंगे। सपोज आपने पीएचडी नहीं की है तो वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। पीएचडी नहीं की है, एमफिल की, एमफिल में आपको सपोज 65% है, 65% है, तो 7 यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ये ऐड नहीं होगा फिर, ठीक है, क्योंकि पीएचडी है ही नहीं आपके पास। नेट विद जेआरएफ 7 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नेट विदाउट जेआरएफ मतलब सिर्फ नेट है आपका तो 5 मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ डैश इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज ऊपर 7 में ऑलरेडी 5 हैं। सपोज आपने जेआरएफ नहीं क्लियर किया हुआ तो उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ नेट के मार्क्स मिलेंगे, दैट इज ओनली 5। अब आ जाइए वापस से अपन रिसर्च पब्लिकेशन, मतलब यहाँ पे अगर आप अपन एकेडमिक को देखें तो 15 + 28 + 30 + 7 विच मीन्स 80, वहाँ पे थे 84, यहाँ पे है सिर्फ और सिर्फ 80। अब आ जाते हैं हम किस में, रिसर्च पब्लिकेशन एंड टीचिंग एक्सपीरियंस में। रिसर्च पब्लिकेशन आपको दिया हुआ है 2 ईच पब्लिकेशन, मतलब अगर आपने सपोज 5 पब्लिकेशन की हुई है तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे, 6 की हुई है तो भी 10 मिलेंगे, 4 की है तो मिलेंगे आपको 8, मतलब मैक्सिमम आपके 5 पब्लिकेशंस होने चाहिए। कहाँ पे, यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल्स में। अच्छा, बहुत से लोग कह रहे थे मेरे को सब्सक्राइबर्स और टेलीग्राम पे कि सर मुझे बताइए कि किस तरीके से यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल्स को देखते हैं, किस तरीके से हम स्कोपस या स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। इसके बाद आया टीचिंग एक्सपीरियंस। टीचिंग एक्सपीरियंस कितना है आपका 2 पर ईयर, मतलब सपोज आपके पास किसी गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ाने का सिर्फ 4 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे कितना काउंट हो जाएगा आपका 8। 5 साल का है तो मैक्सिमम 10, और सपोज आपका 6 साल का है तो भी आपको सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर ही मिलेंगे, 12 नहीं मिलेंगे, बिकॉज मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 10 दिए हुए हैं। इन दोनों को प्लस किया तो आपका आया 20, 80 and 20 इज 100। इज इट क्लियर? तो ये अगर आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई करना चाहते हो किसी यूनिवर्सिटी में तो इस तरीके से आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर का कैलकुलेशन होगा। और अगर मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ तो कॉलेज में मैंने आपको बता दिया है इस तरीके से कैलकुलेशन होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। अब अगर आप आगे जा करके जॉब करना चाहते हो एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर तो आपके मन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि आपको स्टार्ट करना पड़ेगा तभी तो आप मूव करोगे। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया, असिस्टेंट टू एसोसिएट, एसोसिएट टू फाइनल प्रोफेसर कैसे जाना है। तो पहले आप असिस्टेंट प्रोफेसर में घुसो तो तभी तो टीचिंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा जो 8 ईयर्स या 10 ईयर्स का मांगा हुआ है। So I think you should enroll yourself, you should join a college or a university in order to increase your experience, teaching experience, ठीक है। So these points are absolutely important और इसलिए मैंने ये सारे चीज़ें जो हैं अपनी इस वीडियो में कवर किए हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। इसको जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो तो ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज इस चीज़ के बारे में बहुत कम लोगों के पास नॉलेज है और इसी वीडियो को देख करके उनका हो सकता है नॉलेज इंक्रीज हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लाइक्स एंड कमेंट्स। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।